वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए एजेस भी चार ही यूज कर रही हैं। अब आप इसे ये भी बोल सकते हो ना कि ये ग्राफ है, राइट? आप इसे बोल सकते हो कि ये क्या है, एक ग्राफ। लेकिन जब ग्राफ तो आपके पास आया ही आया, उसी ग्राफ में वर्टिसेस भी आए, उसी ग्राफ में एजेस भी आए, तो कुछ सिनेरियोज में, डार्क के कुछ सिनेरियोज में, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राफ and this is also called as tree. Why this is called as tree? The question arises, why this is called as tree? Because मेरे पास ट्री के अंदर नोड्स होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास ट्री के अंदर नोड्स भी हैं, उन नोड्स को कनेक्ट करने के लिए पाथ अवेलेबल होना चाहिए, उस नोड्स को कनेक्ट करने के लिए एजेस अवेलेबल होनी चाहिए। तो मेरे पास उन नोड्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एजेस भी गिवन है। ठीक है, अब मुझे बोला गया कि एक ट्री है, अब मुझे कहते हैं कि इसका एक स्पैनिंग ट्री बनाओ। तो स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या होता है? स्पैनिंग ट्री इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्री विच इज ओपन इन नेचर। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो जो ट्री है ये क्लोज्ड है। व्हाई दिस इज क्लोज्ड? बिकॉज बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। दिस इज द साइक्लिक ट्री, दिस इज अ क्लोज्ड ट्री। लेकिन अगर आपको इस ट्री से स्पैनिंग ट्री बनाना है तो स्पैनिंग ट्री कभी भी क्लोज नहीं होता, स्पैनिंग ट्री कभी भी साइक्लिक नहीं होता। ठीक है, कैसे बनेगा, क्या रूल है स्पैनिंग ट्री बनाने का? ये गिवन ग्राफ होगा, ये गिवन ट्री होगा, आपको ऐसे ही चार वर्टिसेस अगर गिवन फिगर में है ना, तो स्पैनिंग ट्री में भी आपने सेम टू सेम चार वर्टिसेस बना लेने हैं। मतलब जितने वर्टिसेस आपके पास एक ट्री के अंदर हैं, उतने ही वर्टिसेस आप स्पैनिंग ट्री के अंदर बनाओगे। अगर दो वर्टिसेस होंगे तो दो ही बनाओगे, चार है तो चार बनाओगे। तो यहाँ पे मेरे पास चार वर्टिसेस थे, मैंने चार वर्टिसेस स्पैनिंग ट्री के बना दिए। अब मुझे क्या करना है, एजेस को कनेक्ट करना है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू कनेक्ट द एजेस। ठीक है, आप कहीं से भी एज कनेक्ट कर दो। आप ये एज को कनेक्ट कर दिया, आपने ये एज को कनेक्ट कर दिया, आपने ये वाली एज को कनेक्ट कर दिया। अब इस इन दोनों नोड्स को कनेक्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया? अगर आप इन दोनों नोड्स को भी कनेक्ट कर देते हो तो क्या हो जाएगा, फिर से ये क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये स्पैनिंग ट्री की कंडीशन को वॉयलेट करेगा। स्पैनिंग ट्री की कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए यू हैव टू मेक वन साइड ओपन। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई आई हैव मेक दिस साइड ओपन हियर। ठीक है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, यू कैन आल्सो डू इन दिस मैनर। आप इसे लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दो, इसे ओपन कर दो। यू कैन ऑल्सो डू इन द डिफरेंट मैनर, आप यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दो, यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दो और इसे ओपन छोड़ दो। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो गिवन फिगर थी ए बी सी डी, इस फिगर के कितने स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं? एनीवन? इस फिगर के कितने स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं? क्या आंसर होगा उसका? 4। यस, एन वेरी गुड। माइनस। हाँ बेटा, वो n-1 वाला जो है ना, वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में लगेगा। द हार्ड एंड फास्ट रूल, इफ आई टॉक इन द लेमन लैंग्वेज, इन द लेमन लैंग्वेज, अगर मेरे पास ये ग्राफ है तो इस ग्राफ की चार पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। चार पॉसिबिलिटीज का मतलब है मैं चार तरह के डिफरेंट डिफरेंट स्पैनिंग ट्री बना सकता हूं। ठीक है, सो दैट इज द कंडीशन ऑफ spanning tree. So let's discuss these things with the help of presentation now. So it is saying that a spanning tree is a subset of an undirected graph. Graph, you can understand that graph one is a directed graph and second is an undirected graph. Directed graph का मतलब क्या है? जहां पे edges given है, जहां पर path given है। अगर डायरेक्शन बताती है कि A से B जाना है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको B से A जाने का भी रास्ता मिलेगा। That means you can go from A to B, but it's not a hard and fast rule that you can come from B to A also. ठीक है, it all depends on the directions. Direction unidirectional है, directional bidirectional है, कैसी direction है, that all depends on these things. So we can say that a spanning tree is a subset of an undirected graph that has all the vertices connected by मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। उसके अंदर वो सारे के सारे वर्टिसेस होंगे, लेकिन एजेस क्या होंगी? मिनिमम नंबर की। वाई एजेस आर ऑफ द मिनिमम नंबर? क्योंकि वहां पे चार एजेस थी, यहाँ पे मैंने थ्री एजेस ही बनाई है। क्यों बनाई है थ्री एजेस? क्योंकि स्पैनिंग ट्री की कंडीशन ये कहती है कि मुझे एक साइड से अपने ट्री को ओपन रखना है, सो दैट वन कैन एंटर एंड वन कैन एग्जिट।
So if all the vertices are connected in a graph, then there exists at least one spanning tree. मतलब जो given figure होगी उसका कम से कम एक स्पैनिंग ट्री तो होगा ही होगा, और एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री भी हो सकते हैं. So in a graph there may exist more than one spanning. So what are the properties of these spanning trees? A spanning tree does not have any cycle. Yes, we know that, we have discussed also कि एक स्पैनिंग ट्री की कभी भी कोई साइकिल नहीं हो सकती, क्योंकि साइकिल का मतलब दैट शुड बी अ क्लोज्ड पाथ. तो स्पैनिंग ट्री कभी भी क्लोज्ड पाथ को फॉलो नहीं कर सकता. एंड द सेकंड पॉइंट, एनी वर्टेक्स कैन बी रीच्ड फ्रॉम एनी अदर वर्टेक्स. लेट्स डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई भी वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से रीचेबल है. लाइक अगर सपोज ए बी सी एंड डी है ना. अब आप देख रहे हो ए और डी के बीच में कोई भी एज नहीं है. ए से डी के बीच में कोई भी एज कनेक्टेड नहीं है. अगर कोई भी एज आपस में कनेक्टेड नहीं है तो क्या ए से डी पर नहीं जा सकते? नो, ऐसा नहीं है. अगर किसी ने ए से डी तक का पाथ ट्रेवर्स करना है तो उस ट्रेवर्सिंग के लिए वन कैन गो फ्रॉम ए टू बी, then B to C, and then C to D. That means every vertex is connected with one another. ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक वर्टेक्स दूसरे से कनेक्टेड नहीं है. कंडीशन स्पैनिंग ट्री की ये है, ऐसा कभी भी नहीं होगा. इफ यू आर सीइंग दैट ए बी सी डी ना, नाउ दिस इज द कंडीशन वेयर आई एम मेकिंग इट एज ए वर्टेक्स ई. अगर ये वर्टेक्स ई है देन दिस इज द आइसोलेटेड वर्टेक्स, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये स्पैनिंग ट्री बनेगा. नो, बिकॉज ई तक जाने के लिए कहीं से भी रास्ता नहीं है. ए से भी रास्ता नहीं है, बी से भी नहीं है, सी से भी नहीं है, डी से भी नहीं है. दैट मीन्स इस तरह का स्पैनिंग ट्री कभी भी नहीं होगा. स्पैनिंग ट्री हमेशा तभी होगा जब आपके पास रीचेबिलिटी होगी. वर्टिसेस की रीचेबिलिटी होना जरूरी है. ठीक है, अब ये तो मैंने आपको कराया स्पैनिंग ट्री का. अब मैं आपको स्टार्टिंग में क्या बता रहा था, ट्री होना चाहिए. फिर कौन सा ट्री होना चाहिए? स्पैनिंग ट्री होना चाहिए, जो आप पढ़ चुके हो. फिर स्पैनिंग ट्री भी कौन सी टाइप का होना चाहिए? मिनिमम टाइप का होना चाहिए. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस मिनिमम स्पैनिंग ट्री? सो लेट्स डिस्कस विद वन मोर एग्जांपल. आप पहले बोल रहे थे ना जोर से. देन मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, एक ग्राफ गिवन है. यहाँ पे ग्राफ क्या है? दिस इज द स्टार्टिंग वर्टेक्स. देन मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट वर्टिसेस गिवन होंगे. These are the vertices. Now we can name these vertices as, this is vertex A, this is vertex B, this is vertex C, this is vertex D, then E, then F, and then G. Now let's make the connections. राइट, तो ये मेरे पास क्या है, ग्राफ गिवन है. अब इन ग्राफ के अंदर मैंने नोड्स भी ले ली और इसी ग्राफ के अंदर मैंने एजेस भी ले ली. अब मुझे क्या करना है, इन एजेस के ऊपर पाथ्स देने, एजेस के ऊपर वेट देने. दैट इज 5, दैट इज 3, दैट इज 4, दैट इज अगेन 5, दैट इज 6, that is again 6, that is, let's suppose 2, that is 4, that is 3, that is 9, that is 6, and that is 4. ठीक है, अब ये मेरे पास एक स्पैनिंग ट्री मुझे बनाना है, लेकिन अभी मेरे पास क्या है, ये गिवन फिगर है, ये गिवन ट्री है. इस ट्री का मैंने बनाना है स्पैनिंग ट्री. तो मैंने आपको पहली कंडीशन क्या बताई थी पिछले केस में? देखो, जब मैंने यहाँ पे स्पैनिंग ट्री एक ट्री बनाया था, इस ट्री से जब मैंने स्पैनिंग ट्री बनाना था
तो मैंने एक जगह पे पाथ को ओपन रखा था, मतलब दो एजिस को कनेक्ट मैंने नहीं किया था, एक पाथ को मैंने रखा था यहाँ पे ओपन। सो दैट मीन्स मैंने सारे के सारे वर्टिसेस पहले बना लिए थे। अगर चार वर्टिसेस थे तो मैंने पहले चार वर्टिसेस को बनाया, उसके बाद मैंने इनके कनेक्शंस करे। इन द सिमिलर मैनर अगर यहाँ पे मेरे पास कितने वर्टिसेस है, एक दो तीन चार पाँच छह सात, सेवन वर्टिसेस है, तो सिमिलरली मैं सेवन वर्टिसेस को यहाँ पे बना लूंगा। ये सेवन वर्टिसेस मैंने यहाँ पे एज इट इज बना लिया। अब मुझे क्या करना है, इन सेवन वर्टिसेस को कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट करने के लिए देयर आर ऑब्वियसली वेरियस रूल्स। नाउ दिस टॉपिक इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री ना, सो मिनिमम मींस सबसे कम एज को मैंने उठाना है। जो सबसे कम वेट वाली एज होगी उसको मैं उठाऊंगा। सो ध्यान से समझना, मैं किसी से कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि मैं कौन सी एज को उठा रहा हूँ, कौन सी एज को नहीं उठाना चाहिए, कौन सी एज से लूप बन रहा है, कौन सी एज से साइकिल बन रही है। सो एनीवन कैन बी आस्क्ड एट एनी टाइम। सो आई विल अप्रिशिएट इफ यू विल सॉल्व दिस एग्जांपल ऑन योर नोटबुक साइमल्टेनियसली। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या है, गिवन ट्री था। अब इस गिवन ट्री के मैंने नेम वर्टिसेस बना लिए। ये वर्टेक्स था ए, ये वर्टेक्स था बी, ये वर्टेक्स था सी, ये वर्टेक्स था डी, ये वर्टेक्स था ई, देन मेरे पास ये वाला वर्टेक्स था एफ, एंड द लास्ट वर्टेक्स इज जी। अब मुझे ये बताओ, इस पूरे फिगर में सबसे मिनिमम वेट क्या है? इस पूरी फिगर में पी और ई। ई और ई, यस गुड। बी और ई के बीच में जो मिनिमम वेट है दैट इज टू। तो सबसे पहले आपने मिनिमम वेट को उठाना है। तो मिनिमम वेट क्या है मेरे पास, टू। नाउ मिनिमम वेट को मैंने उठाया और ये मिनिमम वेट मेरे पास क्या है, टू। ठीक है, एज इट इज मैंने ड्रॉ कर दिया। नाउ इफ आई अरेंज दीज थिंग्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, देन आफ्टर टू व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? After 2, what will be the next path? After 2 we are having the path ई 3। एफ। 3 है ना, तो 3 कहाँ है, 3 दो जगह पे है। 3 है ई और एफ पे, 3 है ए और सी पर। तो आप दोनों को ज्वाइन कर दोगे, बिकॉज 3 इज द सॉर्टेड ऑर्डर ना, 3 इज द असेंडिंग ऑर्डर ना। तो 3 को ज्वाइन करने के लिए आप 3 कहाँ दिख रहा है आपको, ई और एफ के बीच में भी आपको 3 दिख रहा है, ए और सी के बीच में भी आपको 3 दिख रहा है। तो ए और सी के बीच में दिस इज 3, ई और एफ के बीच में दिस इज अगेन 3। ठीक है, दोनों जगहों पे आपके पास क्या है, 3 है। देन आपके पास क्या आता है, 4। अब 4 का क्या है, 4 हमारा है बेसिकली नेक्स्ट पार्ट। अब 4 के केस में हम देखेंगे 4 कितनी जगह पे है, 3 जगह पे है। 4 बी और सी के बीच में है, 4 ई और एफ के बीच में भी है, 4 ई और जी के बीच में। तो सब जगह पे हम इसे ज्वाइन कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 4 सबसे पहले कहाँ है, बी और सी के बीच में। सो लेट्स कनेक्ट द 4 बिटवीन बी एंड सी, दैट इज 4। देन 4 कहाँ पे है, ई और जी के बीच में है, ई और जी के बीच में मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे 4। नेक्स्ट कहाँ है, एफ और जी के बीच में है, और मैं यहाँ पे भी एफ और जी के बीच में कनेक्ट कर देता हूँ 4। क्या मुझे कनेक्ट करना चाहिए, एफ और जी के बीच में 4 क्या मुझे सर कनेक्ट करना आपकी चाहिए? वॉइस नहीं आ रही क्लियर। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या एफ और जी के बीच में मुझे 4 को कनेक्ट करना चाहिए? No, sir. नो, बाय? सो साइकिल तो बन जाएगा। Cycle formation. यस यस, बिकॉज इट विल मेक अ साइकिल। तो मैं एफ और जी के बीच में 4 को कनेक्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे एफ और जी के बीच में जो 4 है वो कनेक्ट नहीं होगा। सो आई इग्नोर दैट 4। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबल पाथ? अब 2 मैं ले चुका हूँ, 3 मैं ले चुका हूँ, 4 भी मैं ले चुका हूँ। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 5। अब 5 को अगर मैं देखूं तो 5 मेरे पास कहाँ है, 5 मेरे पास है ए और बी के बीच में, और 5 मेरे पास है सी और डी के बीच में। तो मैं ए और बी के बीच में 5 नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास साइकिल बन जाएगी। देन आई विल इग्नोर दैट पार्ट। अब मुझे 5 कहाँ पे लेना पड़ेगा, 5 मुझे लेना पड़ेगा
सी और डी के बीच में, 5 मैंने लिया सी और डी के बीच में, तो देन ये मेरे पास हो गया बेसिकली 5. देन आफ्टर दैट व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू? नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू इज 6. अब मैं लेता हूं यहाँ पे 6 को. अगर मैं लेता हूँ 6 को, तो मैं 6 को यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता 6 को यहाँ पे ज्वाइन? क्योंकि ये फिर से साइकिल बन जाएगी. अगर मैं ये वाला 6 लेता हूँ, दूसरे वाला 6 यहाँ पे भी ज्वाइन नहीं कर सकता, फिर से साइकिल बन जाएगी. और मैं ये वाला तीसरे वाला 6 लेता हूँ जो सी और एफ के बीच में है, अगर इन्हें ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ पे भी साइकिल बन जाएगी. दैट मीन्स कहीं पे भी मैं कोई भी एज अगर ज्वाइन कर रहा हूँ, तो वहां पे मेरे पास क्या हो रहा है? मेरे पास बेसिकली बन रही है हमेशा साइकिल. तो अब मेरे पास ये हो गया एक फाइनल स्पैनिंग ट्री. ठीक है, फाइनल स्पैनिंग ट्री अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री है. अब अगर मुझे इसका वेट कैलकुलेट करना हो, तो मैं वेट क्या कैलकुलेट करूंगा? व्हाट विल बी द वेट ऑफ दिस ओवरऑल स्पैनिंग ट्री? द वेट विल बी 3 plus 4 7, 7 plus 5 12, 12 plus 2 14, 14 plus 3 17, 17 plus 4 21. So the overall total weight of this spanning tree will be 21. Now compare this thing with the given tree. गिवन ट्री में कितने कितना आपके पास वेट है? गिवन ट्री में कितना वेट आ रहा है? 5 plus 3 8 plus 4 12 plus 5 17 plus 6 23 plus 2 25 plus 6 31 plus 9 40 plus 6 46 plus 3 49 plus 4 53 and plus 4 57. ऑलमोस्ट मे बी अगर कोई वैल्यू रह भी गई हो, सो ऑलमोस्ट 57 आपके पास वेट था गिवन फिगर का. और आपके पास न्यू स्पैनिंग ट्री का कितना वेट आया? 21. एंड दैट स्पैनिंग ट्री इज ओपन फ्रॉम एवरी एज. ये वाला जो स्पैनिंग ट्री है दैट इज ओपन फ्रॉम एनी पार्ट, है ना? तो स्पैनिंग ट्री की कंडीशन आपको यहाँ पे क्या पता चली? स्पैनिंग ट्री की कंडीशन आपको पता चली कि यहाँ पे मिनिमम वेट आपने कैसे कैलकुलेट करना है. आफ्टर कैलकुलेटिंग द मिनिमम वेट, अब नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट आता है कि आप काउंट करो इस स्पैनिंग ट्री में कितने वर्टिसेस थे. 7 वर्टिसेस थे. और इन 7 वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए कितनी एजेस यूज हुई? नाउ लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6. ठीक है, वर्टिसेस कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7. That means V vertices that is denoted by V, that is equal to 7. और edges कितनी थी? edges थी मेरे पास 6. और इस edges को मैं क्या लिख सकता हूँ? V-1. मैं लिख सकता हूँ बड़ा इजीली. V-1 का मतलब कि V आपके वर्टिसेस थे 7, और 7 - 1 किया तो एजेस कितनी बन गई? एजेस बन गई आपकी 6. सो देयर इज अ कंडीशन इन मिनिमम स्पैनिंग ट्री. कैसे पता चलेगा? देखो, आप कोई भी स्पैनिंग ट्री बनाओ, आपको कैसे पता चलेगा कि स्पैनिंग ट्री ठीक है या गलत है? कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए जो मैंने आपको पहली कंडीशन बताई. पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि अगर V वर्टिसेस हों, तो V-1 एजेस अगर आ रही हो, तो दैट मीन्स आपका स्पैनिंग ट्री ठीक है. अगर वर्टिसेस हैं आपके 7 और एजेस भी आपकी हैं 7, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है. अगर वर्टिसेस भी हैं आपके 7 और एजेस भी हैं आपकी 7, तो गड़बड़ क्या है कि वर्टिसेस और एजेस का काउंट कभी भी सेम नहीं होना चाहिए. तो इस कंडीशन में वर्टिसेस है मेरे 7 और एजेस है मेरी 6. तो जो मेरा रूल है, रूल क्या है? V एंड V-1. वो रूल यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है. ठीक है, अब सेकंड कंडीशन मेरे पास आती है एक मिनिमम स्पैनिंग की, दैट इज कॉल्ड एज रीचेबिलिटी. राइट, एंड दैट रीचेबिलिटी यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज कनेक्टिविटी, या मैं ये बोलूं कनेक्टेबिलिटी. ठीक है, reachability also called as connectivity and also called as connectability. ठीक है, अब कनेक्टेबिलिटी का मतलब क्या है? सबसे इनिशियल वर्टेक्स कौन है? ए. सबसे फारदेस्ट वर्टेक्स कौन है? जी. तो ए से जी पर जाने के लिए
कोई पाथ अवेलेबल है? There is no direct path, but it can be reachable. How it can be reachable? For going from A to G, you can follow A to C, then C to B, then B to E, then E to F, then E to G. Right? It's not necessary to come towards the F. अगर आपको A से D के बीच में पाथ निकालना है, how you can go? You can go from A to C to D. You can also go from A to B, then no other path, right? That only one path available, A to C to D. If someone will ask you, while going from A to D, which path you will follow? You will follow A to C to D. That is 3 plus 4 plus 7 plus 5, 12. यानी कि 7 plus 5 plus 12, that will be your overall path to get the minimum weight. So this is about your minimum spanning tree, and this overall concept, if I'll talk about this overall concept, then this overall concept is called as Kruskal's algorithm. That is the Kruskal's. Some people will pronounce it as Kruskal's, but it's a wrong terminology. That is the Kruskal's algorithm. Okay, that is your Kruskal's algo. What is the rule of this Kruskal's algo? The rule of this Kruskal algo is just consider a given figure and select the weights starting from the minimum value. Select the weights starting from the ascending value. So ascending value को आप वन बाय वन उठा रहे थे और वन बाय वन आप उन वैल्यूज को ऐड कर रहे थे अपने स्पैनिंग ट्री. हाँ जी, एनी डाउट्स इन दिस न्यूमेरिकल? एनीवन? Any doubts till No, now? sir. No, sir. No, sir. ठीक है. सो अब देखते हैं इसी कंसेप्ट को विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन. सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री जब मैं करा रहा था तो सबसे पहले मैंने आपको कराया स्पैनिंग ट्री. कंडीशन मैंने बताई थी, कोई भी साइकिल नहीं होनी चाहिए, हर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से रीचेबल होना चाहिए. लेकिन मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा? मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब कंडीशन होनी चाहिए कि सबसे कम वेट आपके पास आना चाहिए. So given a connected and an undirected graph, a spanning tree of that graph is a subgraph that is a tree and connects all the vertices together. So a single graph can have many different spanning trees. पहले ही हमने पढ़ा कि एक ग्राफ के डिफरेंट डिफरेंट स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा स्पैनिंग ट्री चूज करना है? हमें वो स्पैनिंग ट्री चूज करना है जो सबसे मिनिमम है, जिसका वेट सबसे मिनिमम है. So here we are having weighted, connected and undirected graph is a spanning tree with weight less than or equal to the weight of every other spanning. ठीक है, तो आपके पास वेट होना चाहिए लेसर. जैसे मैंने आपको वहां बताया था कि अगर मेरे पास v वर्टिसेस हैं, एजेस कितनी होनी चाहिए? v-1. सिमिलरली मेरे पास वर्टिसेस कितने हैं? यहाँ पे n है, तो एजेस कितनी होनी चाहिए मेरे पास यहाँ पे? n-1. ठीक है, इफ वी आर हैविंग द n वर्टिसेस देन वी कैन से एजेस कितनी होनी चाहिए? n-1. दैट इज द हार्ड एंड फास्ट रूल, दैट इज द कंडीशन फॉर द minimum spanning tree. So if there are n number of vertices, the spanning tree should have n minus 1 number of edges. In this context, if each edge of the graph is associated with weight and there exists more than one spanning tree, we need to find the minimum spanning tree of the graph. मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के number of paths available है, number of spanning trees available है, so always choose the path which is minimum. ठीक है, तो इसको करने के लिए हमने कौन सा एल्गोरिदम यूज किया? हमने एल्गोरिदम यूज किया क्रस्कल्स एल्गोरिदम. सो दिस इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड आउट द मिनिमम वेट ऑफ अ स्पैनिंग ट्री. क्या एल्गो था इसका? क्या प्रोसेस था इसका? पहला प्रोसेस था सॉर्ट ऑल द एजेस इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट. मतलब आपके पास एजेस गिवन होंगी, उन एजेस में से आपने सबसे पहले कौन सी एज उठानी है? दैट इज ऑफ असेंडिंग ऑर्डर. तो उसके लिए पता कैसे चलेगा कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है? सबसे पहले आपको उन्हें एजेस को सॉर्ट करना पड़ेगा. सो सॉर्ट ऑल द एजेस इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट
सेकेंड पॉइंट, पिक द स्मॉलेस्ट एज, सबसे छोटी एज को आपने पिक कर रहे हैं। चेक इफ इट फॉर्म्स अ साइकिल विद द स्पैनिंग ट्री फॉर्म्ड सो फार, आपको चेक करना है कि क्या वो स्पैनिंग कोई साइकिल तो नहीं बना रहा जब आप स्पैनिंग ट्री बना रहे हो। इफ साइकिल इज फॉर्म्ड देन डिस्कार्ड दैट एज, इफ साइकिल इज नॉट फॉर्म्ड देन यू कैन इंक्लूड दैट एज। Now repeat these steps until there are v minus 1 edges in the spanning tree. You can repeat this step और तब तक आपने रिपीट करना है जब तक आपके पास v minus 1 edges ना आ जाए। ठीक है। Another category of the spanning tree is Prim's algorithm that we will discuss in the coming class. So in today's lecture, if I'll summarize the overall lecture, then we have discussed regarding what is spanning tree, how you can draw the various possibilities of a spanning tree. Then we have discussed the various properties of a spanning tree. Then we have discussed the minimum spanning tree, what are the conditions to draw a minimum spanning tree, then what are the basic properties of these trees, then the algorithms that support minimum spanning tree. So the first algorithm that we have discussed today is the Kruskal algorithm. The next category of minimum spanning tree we will discuss in the coming class, and that will be your Prim's algorithm. Okay, that's all from my side. Any doubts? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Okay, so I have taken the attendance. You can leave. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.